गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को रामदेव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक नए विषय के साथ पुनः हाजिर हूं मैं रोहित कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेरवाड़ा, उदयपुर। आज का हमारा जो विषय है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत आप जब भी पढ़ते हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो स्रोत हैं सिर्फ और सिर्फ वहीं से भारतीय संविधान को लिया गया है। भारतीय संविधान में इनके अलावा भी कई पहलू हैं जो पूरी मौलिकता के साथ हैं या पूर्णतः नवीन हैं, जो कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार शामिल किए गए हैं। परंतु भारतीय संविधान का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनेक आयामों से लिया गया है, चाहे वो भारत शासन अधिनियम के एक्ट्स हों, जो पुराने संवैधानिक अधिनियम थे जो कि हमारे अंग्रेज़ों के समय अपनाए गए थे या अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए थे, या विभिन्न देशों के संविधान हैं जो कि भारत से पहले जिन देशों का संविधान बन चुका है उनमें अलग अलग देशों का प्रभाव रहा है या अलग अलग देशों के संविधानों से हमने बहुत कुछ लिया है। परंतु जब उन संविधानों से लेने की बात होती है तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उनको अक्षर से लिया गया है। किसी में हो सकता है अधिकांश में अक्षरों की समानता हो, पर कई जगह भावना की समानता है, न कि अक्षरों की। मतलब एक वर्ड ले लिया और उसको भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसमें थोड़ा परिवर्तन किया या उसके हिसाब से उसमें चेंज किया। तो इसलिए हम भारतीय संविधान के जितने स्रोत हैं उनको एक एक पढ़ेंगे, जिसमें प्रमुखतः दो हैं। एक तो पुराने जो संवैधानिक अधिनियम हैं और दूसरा विभिन्न देशों के संविधानों से जो लिए गए हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले से। पुराने संवैधानिक अधिनियम। जैसा कि आपको ध्यान है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय भारतीय आंदोलनकर्ताओं के द्वारा, अलग अलग विचारधाराओं के भारतीय आंदोलनकर्ताओं के द्वारा निरंतर संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी, और उसके उत्तर में ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर कुछ न कुछ अधिनियम दिए भी गए या कुछ न कुछ राइट्स दिए भी गए, परंतु बहुत सीमित मात्रा में। और एक निरंतर रूप से वो जब तक कि 1935 का लास्ट अधिनियम, मतलब 1947 में आज़ाद हुए थे, उससे पहले का जो संवैधानिक अधिनियम था 1935 का ही लास्ट था, तो तब तक विभिन्न अधिनियम दिए गए, चाहे 1858 की बात हो, 1892 की बात हो, 1909 की बात हो, 1919 की बात हो, 1935 की बात हो। तो ये क्रमिक विकास था। 1935 तक आते आते पहले के अधिनियमों के कई भाग 1935 में ले लिए गए, और 1935 के बाद से संविधान सभा बनी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उस समय जो संविधान सभा अपना काम कर रही थी, उस समय यही एक्ट जो था प्रभाव में था। ये एक्ट था जो तात्कालिक था। ठीक है, तो आप हमारे संविधान के बहुत सारे प्रावधान 1935 के संविधान की जो अधिनियम है उससे लिए गए। इसका कारण एक ये भी था कि भारतीयों ने एक इतने लंबे समय तक ब्रिटिश शासन व्यवस्था को देखा था, ब्रिटिश संसदीय शासन व्यवस्था को अनुभव किया था, तो उनका अनुभव भी ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संविधान के पहलुओं से ज़्यादा था। ठीक है, अब उसी पहलुओं को के कई एस्पेक्ट शामिल किए गए 1935 के अधिनियम में, या कहेंगे कि भारतीय परिस्थिति के अनुसार बदल के शामिल किए गए थे 1935 के अधिनियम में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने 1935 से एज इट इज़ ले ली। अब उसमें कई आलोचना भी हुई कि बोले कि आपने तो उधार का थैला बना लिया है संविधान को, आपने तो वही ले लिया, हमने आज़ादी नई भारत के लिए मांगी थी और आपने तो पुराने भारत में जो अधिनियम चल रहे थे उसके हिसाब से लिया गया। इसकी आलोचना का प्रत्युत्तर डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या दिया वो हम देखेंगे, परंतु हम ये जान लेते हैं कि 1935 के अधिनियम में से 200 धाराओं को अक्षर और वाक्य विन्यास में साधारण परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में ले लिया गया। मतलब एज इट इज़ ले लिया गया, बहुत कम परिवर्तन किया गया। जिसमें से कुछ प्रमुख है संघ राज्यों के शासन तंत्र और उनके पारस्परिक संबंध। ठीक है, इसमें भी प्रमुखता किसको दी गई? शासन तंत्र संघ में कैसे चले, राज्य में कैसे चले, उनमें आपस में संबंध कैसे हो, इसके जो प्रावधान 1935 के अधिनियम में क्या रखे थे उनके कई हिस्सों को इसमें ले लिया गया। इसमें भी जो करों और करों से भिन्न राजस्व के वितरण वाला जो बात था, या उधार लेने की शक्ति वाले अधिनियम थे, उनका अनुसरण किया गया, जो कि 1935 में अधिनियम थे उनका अनुसरण किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार, ऐसे ही जब आप अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि पश्चिमी जर्मनी से भी हमने कुछ लिया, उसमें भी आपातकाल के प्रावधान आएंगे कि राष्ट्रपति कैसे मौलिक अधिकारों को रोक सकता है, उन संबंधी प्रावधान पश्चिमी जर्मनी से लिए गए। यहाँ पे राष्ट्रपति को आपातकाल का आ गया। तो कहने मतलब ये आपातकाल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पूरा 1935 के अधिनियम से ले लिया गया। उसका कुछ पार्ट है जो पश्चिमी जर्मनी से प्रभावित होकर लिया गया,
और कुछ पार्ट है जो कि 1935 के अधिनियम से प्रभावित होकर लिया गया। इसी प्रकार संविधान के कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि अलग अलग संविधान से प्रभावित होकर लिए गए और उसको भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको संकल्पबद्ध किया गया, या कहेंगे उसको मिश्रण करके और अपनी परिस्थिति के अनुसार उसको ढाल के और अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें है राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार। एक वर्ड पे ध्यान रखना, घोषणा का, ठीक है ना। मेनली राज्यपाल की पद की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, राज्यपाल की पद की व्यवस्था जो पहले थी उसको एज इट इज ले लिया गया। और शक्तियों को 3 सूची में बांटने का प्रावधान। शक्तियों को 3 सूची में बांटने, 3 सूची कौन कौन सी होती है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना। संघ सूची पर संघ सरकार को अधिकार होता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को अधिकार होता है, और समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार होता है, परंतु केंद्र को प्राथमिकता होती है। अगर दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो केंद्र को प्राथमिकता रहेगी। अब देखिए इसमें भी वो है, जब आप ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी एक शक्तियों का विभाजन वाला आएगा। अब यहाँ पे भी तो शक्तियों का विभाजन ही होगी, एक तरीके से 3 सूचियों में बांटा है। तो शब्दों पे गौर कीजिएगा, जब शक्तियों के 3 सूची में बांटने का प्रावधान आए तो आप 1935 के अधिनियम का टिक लगाना। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा का अधिकार आए तो आप 1935 टिक लगाना। पर आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार की शक्तियों का वो आए तो आप पश्चिमी जर्मनी के संविधान से लिए हुए बात करना। अब जैसे कि मैंने कहा था कि इस पर आरोप लगा कि आपने तो 1935 के अधिनियम में 200 धाराओं को ऐसे कैसे ले लिया, फिर नया क्या है। तो जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, इसमें डॉक्टर PR देशमुख जी ने कहा था कि नया संविधान 1935 का भारतीय अधिनियम ही है, इसमें केवल वयस्क मताधिकार जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार से जेनिंग्स जो थे, आइवर जेनिंग्स, उन्होंने भी कहा था कि संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जिसके अनेक उपबंधों को नवीन संविधानों में शब्द से ले लिया गया है। बहुत आलोचना हुई कि नकल कर दी गई है, ये कर दी गई है। इसमें एक डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत अच्छा जवाब था, मैं इस तथ्य से लज्जा का अनुभव नहीं करता कि हमने संविधान का निर्माण करते समय 1935 के अधिनियम की बहुत सी बातों को अपनाया है। किसी भी अच्छी बात को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, हमसे पहले कई देश आज़ाद हो चुके थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाओं को आजमाया था, तो उनकी अच्छी चीज़ों को हम लेते हुए चले गए, उनकी बुरी चीज़ों को हम नकारते चले गए। इस प्रकार से हमने संविधान में वो किया। अब 1935 के अधिनियम में सारी चीज़ें गलत नहीं थी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े विकास के क्रम या भारतीय आंदोलनकर्ताओं की बहुत बड़ी मांग के फलस्वरूप आया था। बाद उसमें काफ़ी कमियाँ थी, परंतु उसमें काफ़ी अच्छाइयाँ भी थी। हमने उन अच्छाइयों को ग्रहण किया, और अब हमारा अनुभव भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही रहा था इतने लंबे समय से, तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ना ही था। और दूसरी बात कि कह देना कि नकल था, ऐसे नहीं है। हमारे संविधान में कई मौलिक विशेषताएं भी हैं, जैसे मूल अधिकार में कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि बिल्कुल मौलिक हैं। हमने हमारे देश के अनुसार जाति जनजाति के अनुसार से प्रावधानों को चेंज किया, अल्पसंख्यकों के लिए चेंज किया, नीति निर्देशकों में कई चीज़ें हमारे देश की परिस्थिति के अनुसार से ढाली, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका के प्रावधान भी हमने कई अपने नई चीज़ों के प्रावधान किए। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो कि मौलिक थी। ऐसे नहीं था केवल टाइटल कि हाँ मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में है तो हमने मौलिक अधिकार ले लिया तो वो कॉपी हो गए, नहीं। उसमें कई चीज़ें थी जो हमने भारतीय परिस्थिति के अनुसार भी जोड़ी और जो मौलिक थी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, विश्व के संविधान, अन्य संविधानों का प्रभाव। ये अधिकतर आपको किताबों में मिल जाएगा, परंतु इसको याद करने का तरीका और कुछ चीज़ों में क्लियरिटी की बहुत ज़रूरी है। तो कई ऐसे शब्दावली है जो आपको सिमिलर से लगेंगे और वो एक दूसरे से इंटरलिंक भी होते हुए दिखेंगे। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और उनके अच्छे तत्वों को ग्रहण करने की कोशिश की और नकारात्मक तत्वों या बेकार तत्वों को बाहर करने की कोशिश की। अब ब्रिटेन के संविधान पहले लेते हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा नज़दीक ब्रिटेन से थे इतने समय से। ठीक है, तो हमारे पास उस समय 2 ऑप्शन था, या तो अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाएं या ब्रिटेन की संसदीय शासन पद्धति अपनाएं। तो हमने अपनाया ब्रिटेन की संसदीय शासन पद्धति क्योंकि हमारे एक लंबा अनुभव इसके साथ ही रहा था। ठीक है, और एक भारतीय परिस्थिति के अनुसार जरूरी भी था ये कि हम अध्यक्षात्मक ना अपना पाएँ और ये भी अपना। अब संसदीय शासन पद्धति के बारे में डिटेल में तो एक पूरा चैप्टर बनता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ही पूरा समझाने लग जाऊँगा तो आप बहुत डिटेल हो जाएगा, जैसे संघात्मक भी आएगा इसमें, तो सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ाने से ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन पे सब पे आना ही है आपके टॉपिक आगे, तो हम बहुत शॉर्ट में जाने चलेंगे। अब संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है? ये वह शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका व कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का संलयन होता है। समझ गए आप? शक्तियों का संलयन होता है, शक्तियों का सामंजस्य होता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक थी, जो हमने नहीं ग्रहण की, उसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है।
ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका द्वारा विधायिका को भंग करने की क्षमता, मतलब एक दूसरे को वो नियंत्रित कर रही है, संतुलित कर रही है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका विधायक को भंग भी कर सकती है, तो एक दूसरे के प्रति वो होता है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अपने यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका मतलब होती है, एक होती है संवैधानिक प्रधान, जो संविधान में आपको प्रधान दिखेगा, मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति उसके पास दिखेगी, वो है राष्ट्रपति। परंतु एक होता है वास्तविक प्रधान, जिसके पास वास्तव में शक्तियाँ सबसे ज़्यादा है, वो है प्रधानमंत्री। मतलब दो कार्यपालिकाएं हैं, एक संवैधानिक प्रधान, एक वास्तविक प्रधान। और तीसरा समूह का शासन, व्यक्ति का नहीं। अगर आप अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाते तो वहाँ पे व्यक्ति का शासन इंपॉर्टेंट हो जाता, क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ होती है और शक्तियों का पृथक्करण होता है। ठीक है, तो उसके चक्कर में भारत की परिस्थिति के अनुसार वो सही नहीं था, क्योंकि भारत इतने आधारों पर भारत का विभाजन है, वर्ग के आधार पर विभाजन है, लिंग के आधार पर विभाजन है, जाति के आधार पर विभाजन है, धर्म के आधार पर विभाजन है, भाषा के आधार पर विभाजन है। तो हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जिसमें समूह का शासन हो सके, और समूह का शासन किसमें होता है? संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री की जो स्थिति होती है समकक्षों में प्रथम की होती है। अब इस चीज़ों को डिटेल में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में इतना ही। बस अपन को याद क्या रखना है, संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, इसका ध्यान रखना। वहाँ पे संसद ही सबसे बड़ी है, संसदीय सर्वोच्चता है, परंतु हमारे यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। हमारे यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता है, और अगर संविधान की सर्वोच्चता और जनता की सर्वोच्चता एक साथ आ जाए क्वेश्चन में, तो जनता की सर्वोच्चता है, क्योंकि संसद को संविधान को किसने बनाया है? जनता ने। आपको ध्यान हो, जब आप संविधान पढ़ते हैं, प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो हम भारत के लोग, पहला शब्द क्या आता है? हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोगों ने ये बनाया है। तो इसका मतलब कौन हुआ सबसे बड़ा संप्रभु? भारत की जनता। ठीक है, ब्रिटेन की तरह हमने संसदीय शासन पद्धति ली है, परंतु संसदीय सर्वोच्चता नहीं है। पहली बात, कानून का शासन है, एकीकृत न्याय प्रणाली। इस चीज़ को आप विशेषकर ध्यान रखना और शब्दों पे गौर करना। जब भी न्यायपालिका वाला आए, मैच करने के लिए कुछ भी आए, तो जैसे स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका आया या न्यायिक पुनरावलोकन आया, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। मतलब न्यायपालिका से अधिकतर प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। परंतु एकीकृत न्याय प्रणाली हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। क्यों? हमारे क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, संघ का जो न्यायपालिका होती है वो अलग होती है, राज्यों की न्यायपालिका अलग होती है। आप कहोगे अपने देश में भी तो ऐसा है? नहीं, अपने देश में ये एकीकृत रूप से है। वो राज्यों का उच्च न्यायालय नहीं होता पूरी तरीके से, वो जो सर्वोच्च न्यायालय उसके अधीन होते हैं। ठीक है ना, तो उनके अधीन होते हुए एकीकृत रूप में होते हैं, तो इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, ये एकीकृत रूप में है। ऐसे नहीं कह सकते ये राज्य का वो है, ये राज्य का अधिकार क्षेत्र में है, या बिल्कुल वो है जैसे अमेरिका में सिस्टम होता है कि राज्य का अलग है, केंद्र का अलग है। नहीं, हमारे क्या होता है, हमारे एकीकृत है, सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर उसके नीचे जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ऐसे है। ये एकीकृत प्रणाली के रूप में। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। याद करने वाली क्या चीज़ है? न्यायपालिका अधिकतर प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हैं, परंतु एकीकृत न्याय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। इसी प्रकार से एकीकृत नौकरशाही, ठीक है ना, अमेरिका में संघ की अलग होती है, राज्य की अलग होती है, परंतु हिंदुस्तान में एकीकृत है, जिसका चयन संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहते हैं, उनके द्वारा किया जाता है, तो उस रूप में है। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति। ठीक है, जैसे कि मैंने संसदीय शासन व्यवस्था में बता दिया था कि यहाँ पे दो प्रधान होते हैं, तो वही चीज़ है कि राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति। एक हरी नागरिकता है ना, हम अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र की अलग लेनी पड़ती है, राज्य की अलग लेनी पड़ती है, परंतु हमने किससे लिया है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में क्या है? एक हरी नागरिकता, चाहे आप राज्य में रहते हो, चाहे आप कहाँ रहते हो, परंतु आपको नागरिकता भारत की मिलेगी, हिंदुस्तान की मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से लोकसभा तथा विधानसभा के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संसदीय शासन पद्धति की ही बात हो गई, या उसकी परिभाषा में शामिल हो जाता है। तो मेन चीज़ याद करने की क्या है? संसदीय शासन पद्धति, एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत नौकरशाही, एक हरी नागरिकता। ठीक है, अब आते हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे इम्पोर्टेंट है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जो प्रावधान है मौलिक अधिकारों का, वो हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, दूसरा संघात्मक शासन प्रणाली।
संघात्मक शासन प्रणाली में आप ये याद रखिएगा कि कुछ उसका प्रकृति हमारी जो संघात्मक शासन प्रणाली है, ये संघीय व्यवस्था है, उसकी कुछ प्रकृति संयुक्त राज्य अमेरिका से है और कुछ प्रकृति कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान की वजह से ही हमने अपने व्यवस्था को संघात्मक शासन प्रणाली नहीं कहा, उसको यूनियन का एक सॉरी थोड़े गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कह रहा था कि हमने जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसको पूरी तरीके से अमेरिका के पैटर्न पे नहीं अपनाया, ना ही पूरी तरह से कनाडा के पैटर्न पे अपनाया है। दोनों का मिक्सअप है, परंतु हमने कनाडा मॉडल की तरह ही हमने संविधान में भी संघ का यूनियनवादी मॉडल कहा है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में जो संघ बना, पहली बात तो संघात्मक शासन प्रणाली होती क्या है, सिंपल शब्दों में ये होता है संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है ना। इस संघ के पास कौन सी शक्ति रहने वाली है और राज्य के पास कौन सी शक्ति रहने वाली है, इन दोनों शक्तियों का विभाजन होता है। और वो कहाँ लिखा हुआ होता है, वो संविधान में लिखा होता है, संविधान के द्वारा उनका संरक्षण होता है। जैसे हमारे संघ सूची है, राज्य सूची है, इस तरीके से वो संविधान में लिखी हुई है किसको कौन कौन से सूचियों में मतलब कौन कौन से अधिकार दे रखे, कौन कौन से भाग दे रखे जिस पे उनको अपने अधिनियम बनाने हैं, या कौन कौन से शक्तियाँ दे रखी है जिस पे वो कार्य कर सकते हैं। तो ये इनको संविधान से मेंटेन है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है या किसी प्रकार से एक दूसरे में विवाद हो जाता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है उसके समाधान के लिए, तो ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में शामिल किया जाता है। अब हुआ क्या, इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। शॉर्ट में ये है कि अमेरिका में जो संघात्मक शासन प्रणाली बनाई गई, वहाँ पे 13 राज्यों ने समझौता करके संघ का निर्माण किया, मतलब राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया। जबकि कनाडा में क्या हुआ था, एक संघ सरकार ने कई राज्यों का निर्माण किया। तो हमारा जो संविधान या संघीय शासन व्यवस्था का जो प्रारूप है वो कनाडा के ज़्यादा सिमिलर होता है, ठीक है ना। और अमेरिका की जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसमें राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उनका अपना संविधान है, अपनी न्यायपालिका है, उनकी अपनी अकल सेवाएं हैं और अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को दी गई है। जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे संघ को थोड़ी ज़्यादा शक्ति है, संघ ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। इसलिए हमने अमेरिका की तरह फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, हमने प्रयोग किया है संघ का यूनियनवादी मॉडल, जो कि कनाडाई मॉडल में इसी भाषा में लिखा गया है। अब दूसरा मूल अधिकार बात कर लिया अपने संघात्मक शासन प्रणाली बात की। अब मैंने कहा था न्यायपालिका से रिलेटेड जितने भी स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो या न्यायिक पुनरावलोकन हो, ये अमेरिका के संविधान से वो है। एक महत्वपूर्ण उपराष्ट्रपति का पद, वो हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाते हैं तो वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर हमने लिया था। अब है गणतंत्र शासन व्यवस्था। गणतंत्र किसे बोलते हैं, जिस भी देश में जो सर्वोच्च पद है, हमारे देश का सर्वोच्च पद कौन है, राष्ट्रपति, वो निर्वाचित हो, मतलब उसका चुनाव हो, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, पर चुनाव हो, ठीक है ना, वो होता है गणतंत्र शासन व्यवस्था। जबकि दूसरी व्यवस्था होती है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे परंपरा, वहाँ पे ये वंशानुगत है। जैसे ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का जो शाही परिवार है उन्हीं के वंश बनते जाएंगे, तो वहाँ पे निर्वाचन थोड़ी हो रहा है, तो वहाँ गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं है। तो ये जो व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, फ्रांस के संविधान से। कनाडा के संविधान की अपन ने बात कर ली की थी, संघीय शासन व्यवस्था अभी अमेरिका के संदर्भ में बात की थी। और दूसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को सौंपना, मतलब संघ सूची में जो शक्तियाँ हैं, राज्य सूची में शक्तियाँ हैं, एक होती है समवर्ती और एक और होती है अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब जो तीनों में नहीं हो, अवशिष्ट हो, तो वो किसको दे दी गई है, केंद्र को। ये कनाडा से लिया गया है। जबकि अमेरिका में क्या है, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दे दी गई है, राज्यों, है ना। तो इस चीज़ से हम कहाँ से प्रभावित है, कनाडा से। राज्य की नीति निदेशक तत्व, जो कि हमारे भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, तो वो हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी कहाँ से ली है, वहाँ से। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा निर्वाचक मंडल होगा, उसमें कौन कौन से कहाँ से लोगों को लिया जाएगा, कौन कौन से उसमें कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो कि उसमें वोट करेंगे, विधानसभा से होंगे या संसद से होंगे, कहाँ से होंगे, उन सब का प्रावधान यहाँ से किया गया, आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है वो भी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर, और वैसे ही आपातकालीन जो उपबंध है वो भी आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हो गए। अब देखिए आपातकालीन कहाँ कहाँ आ गया, 1935 के अधिनियम में भी आया था, आयरलैंड के संविधान में भी आ गया, और आपको पश्चिमी जर्मनी के संविधान में भी आ गया। जैसे जस्ट नीचे जर्मनी का संविधान लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, तो यहाँ पर भी आ गया।
क्लियरली याद रखना। मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों के बारे में बात करें राष्ट्रपति के जन्म के संविधान से, ठीक है। और 1935 के अधिनियम में क्या बात थी, ये देखिए आप, 1935 अधिनियम बात था आपातकाल की घोषणा, ठीक है। अब अपन बात करें अगला, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, वो लिए गए सोवियत संघ से प्रभावित होकर। मूल कर्तव्य को बाद में शामिल किया गया था संविधान संशोधन करके 42वें, तो वो कहाँ से लिए गए थे, सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, प्रस्तावना की भाषा, देखो प्रस्तावना का कई पार्ट अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, वहाँ मैं लिखना भूल गया, और कुछ उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। अवशिष्ट शक्तियाँ किससे प्रभावित थी, कनाडा से, परंतु संवर्ती जो सूची है, ठीक है, मैंने तीन पहले बताया था, संघ, राज्य, संवर्ती, और चौथा अवशिष्ट। अवशिष्ट कनाडा के संविधान से, संवर्ती ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसी प्रकार से केंद्र राज्य संबंध या शक्तियों के विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी प्रभावित है, और केंद्र राज्य संबंध और शक्तियों के विभाजन किससे प्रभावित है, 1935 के अधिनियम से भी प्रभावित है, दोनों का मिक्सअप है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। अब संविधान संशोधन की जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उसमें दक्षिण अफ्रीका के संविधान का योगदान है। अनुच्छेद 21 में जो जीवन का अधिकार है उसमें एक भाषा है, विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों प्रावधान, ठीक है। ये जो भाषा हमने ली गई है वो जापान के संविधान से ली गई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपन ने इसमें अधिकतर चीज़ समझने की कोशिश की है। आप इन चीज़ों को अगर बिल्कुल कंठस्थ याद भी करना है या इसको एक बोलते हैं ना रटना भी है, तो उसको थोड़ा समझ के रटिएगा। जैसे आपने संसदीय ली है तो संसदीय ब्रिटेन से रिलेटेड है, एकीकृत क्यों है इसमें है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकतर न्यायपालिका वाली चीज़ें अमेरिका वाले में है परंतु एकीकृत वाली ब्रिटेन में है, या संघीय शासन दोनों में है परंतु हम कनाडा की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। अवशिष्ट शक्तियों समृद्धि सूची किस किस उसमें है, क्लियरिटी याद रखना है ना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, समझने की कोशिश करना। इसके बाद हम बात करते हैं अगला। हमने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि किसी भी संविधान का निर्माण या तो एक संविधान सभा द्वारा एक निश्चित समय पर एक बनाया जाता है, मतलब एक वार्ता करके विचार विमर्श करके बनाया जाता है, तो वो होता है एक संविधान के द्वारा एक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से बनाया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं सॉरी, हाँ, इसके बारे में हमने पिछले जो वीडियो था उसमें चर्चा की थी। उसमें क्या था कि एक जैसे ब्रिटेन का संविधान था, वो क्या था, वो कोई लिखा नहीं गया, ना निश्चित तारीख पर कोई लिखा गया है और नहीं उसके लिए कोई संविधान सभा बनी है, परंतु निरंतर विकास के क्रम में बनाया हुआ है, ठीक है। और एक यूएसए और भारत का एग्जांपल लिया था कि नहीं, वहाँ पर एक विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसे एक निश्चित तिथि पर लागू किया गया था, तो उसको हमने बोला था निर्मित संविधान, और एक बोला था ब्रिटेन के संविधान विकसित संविधान। पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि जो निर्मित संविधान है वो आगे जाके विकसित नहीं होगा। कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि संविधान में समय के साथ जुड़ते जाते हैं, ये समय के साथ वो होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भारत का संविधान मूल रूप में था तो उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। कितने, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग। आज के टाइम पे क्या है, 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है, 450 के अराउंड अनुच्छेद हो चुके हैं। तो इसका मतलब समय के साथ उसमें विकास हुआ है, उसमें ऐड हुआ है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा। इसी प्रकार संविधान ने कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि भारतीय संसद या राज्य विधानमंडल के लिए छोड़ दिए कि आगे जाके आपको लगे तो इस पर आप अधिनियम बना लेना। जैसे अस्पृश्यता को लेकर था, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम को लेकर था, भारतीय नागरिकता अधिनियम को लेकर था। तो उसको लेकर आगे जाके भारतीय संसद ने समय के अनुरूप उस अधिनियम बनाए और वो लागू हुए और वो भारतीय संविधान का हिस्सा बने। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का एक पार्ट बनने की वजह से ये भी एक स्रोत है कि भारतीय संविधान ऐसा नहीं है कि 1950 में जो बना दिया गया सेम उसी रूप में, उसमें समय के साथ बहुत चीज़ जुड़ी भी हैं, बहुत चीज़ हटी भी हैं। भारतीय संविधान में एक आगे की चीज़ जोड़ने में एक बड़ा योगदान किसको रहा है, न्यायिक निर्णयों का भी रहा है। न्यायपालिका ने, उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं, बहुत ही रेलिवेंट डिसीजन भी दिए हैं बीच बीच में, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जब संघर्ष हो गया था और इमरजेंसी की सिचुएशन बनी हुई थी, उस समय भी काफ़ी डिसीजन आए थे। उसके बाद भी काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन आए जो कि हमारे संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में इतनी चीज़ें जोड़ी गई हैं जीवन के अधिकार में कि आज के टाइम पर ये मान लीजिए मूल रूप में जो जीवन का अधिकार हमें संविधान में दिया गया था उससे बहुत आगे बढ़ चुका है जीवन का अधिकार। आपने केशवानंद भारती भारत बनाम
केरल राज्य का केस तो सुना ही होगा, जिसमें कितने सारे अधिनियम वगैरह जोड़े गए थे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसमें जो हमारे संविधान की जो बोलते हैं ना आधारभूत ढांचे वाली जो अवधारणा आई थी या बुनियादी ढांचे वाली जो अवधारणा आई थी उसका प्रतिपादन हुआ था, और उसकी वजह से बहुत सारे नए अधिकार निकल के आए थे या बहुत सारे संविधान की जो भावनाएं हैं उनका संरक्षण हुआ था। इसी प्रकार मिनर्वा मिल्स विवाद हुआ था, गोपालन केस बहुत फेमस रहा था, अलग अलग है, मेनका गांधी केस बहुत फेमस रहा था। इस प्रकार न्यायिक निर्णयों के द्वारा संविधान में काफ़ी चीज़ों को जोड़ा गया है या उनमें काफ़ी चीज़ों का समावेश हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट कुछ भी नहीं होता। देखो संविधान में ऐसे अपन नहीं कह सकते कि यही स्रोत है, कई चीज़ें होती हैं, कुछ अनकही चीज़ें भी होती हैं जिनको हम प्रथा अभिसमय के रूप में बोल रहे हैं। ये संविधान का हिस्सा नहीं हो पाती है या संविधान को प्रत्यक्ष रूप से शब्दावली में शामिल नहीं किया जाता है इसमें, परंतु वो संविधान का हिस्सा बन चुकी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गठबंधन सरकारों का हमारे संविधान में जिक्र नहीं मिलता है कि सिचुएशन हमारे कब बनी, 1990 के दशक के बाद बनी, मेनली मुख्य रूप से जो उभर के आई 1990 के दशक में उभर के आई गठबंधन सरकारों का। तो उसमें किसको पहले बुलाना है, किसको बाद में बुलाना है, सरकार बनाने के लिए किसको पहले आमंत्रित करना है, किसको बाद में आमंत्रित करना है, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा, ये एक परंपरा के रूप में चलाया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान के नियमों के पालन के समय में या संविधान की पालना के समय में जिसको अक्षरतः है संविधान में शामिल नहीं किया गया था, परंतु व्यवहारिकता में परंपरा, प्रथा या अभिसमय के रूप में उनको अपनाया जा रहा है। अब ये सारे स्रोत हैं, इतने स्रोत हैं। अब इनके आधार पे आप बोल दोगे कि संविधान में तो अधिकतर सारी चीज़ें तो इनसे ले ली गई, संविधान में नया बचा क्या? ये तो एक बोल दिया ना कि हमने स्टार्टिंग बोला था कि उधार का थैला है, ये आरोप भी लगते रहे कि उधार का थैला है, परंतु हकीकत में ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान ने किसी का अंधानुकरण नहीं किया है। अंधानुकरण मतलब होता है कि कॉपी पेस्ट वाला काम। उन्होंने विभिन्न संविधानों का, हमारे पहले के संवैधानिक अधिनियमों का, उनका हमने सतर्क अनुकूलन किया है, उनकी सतर्क अनुकूलन की प्रवृत्ति को अपनाया। हमने उनका अध्ययन किया, उनको जांचा, भारतीय परिस्थिति के अनुसार उनको अपनाया, और एक बहुत ही सुंदर संविधान जिसमें कि देश के हर वर्ग, हर जाति, हर भाषा, हर लिंग का सम्मान है। और एक व्यापक, एक चीज़ और देखिए कि इससे पहले जो संविधान बने थे, चाहे अमेरिका का संविधान हो, वो बहुत संक्षिप्त है, उसके बाद भी बहुत संविधान बने, ऑस्ट्रेलिया का बना, इनमें बना। ये संविधान इतने बड़े नहीं हैं, भारत का संविधान इससे बहुत बड़ा है। इसमें एक बड़ा रोल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी था, परंतु अन्य लोगों का भी यही मानना था कि भारत जिस परिस्थिति से निकल के बाहर आ रहा है और जो कंडीशन वर्तमान में है, वर्तमान में क्या है, इतना प्रकार का विभाजन है, और दूसरा भारत का विभाजन एक तो देश के अंदर जाति, भाषा, लिंग आधार पे एक दूसरे की स्वीकार्यता अभी कम है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, अलग अलग भाषा से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग अलग जाति के आते हैं। और दूसरा, भारत जब आज़ाद हुआ था तो आपको पता है कि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस दंश को भी झेला था। तो इतनी विपरीत परिस्थितियाँ थी और इतने विपरीत प्रकृति का विभाजन था, उनको एक साथ लाने के लिए ज़रूरी था कि बहुत कम चीज़ें परंपरा पर छोड़ी जाए या बहुत कम चीज़ें आगे के समय के लिए छोड़ी जाए। उनका अधिकांश प्रावधान है वो संविधान में पहले ही मेंशन कर दिया जाए, ताकि आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट ना हो या आगे जाके इन चीज़ों में एक तरफा कोई अपने अधिकार क्षेत्र को अपना ना ले। तो इसलिए संविधान को इतने व्यापक रूप से अपनाया गया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि मैं बहुत कम चीज़ें परंपराओं पर छोड़ना चाहता था। बहुत आरोप लगे कि आपने इसमें, क्योंकि गांधी जी का बहुत प्रभाव था कि आपने गांधीवादी धारणाओं को अपनाया नहीं है, अपनाया भी तो ऐसी जगह अपनाया जिसका कोई मतलब नहीं है, नीति निषेध तत्वों में। तो बहुत आरोप लगे कि, परंतु हकीकत बात यह है कि जो अंत में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ वो बहुत ही सुंदर था। और एक सबसे बड़ी चीज़ बात ये थी, इस पूरे संविधान की मेकिंग में विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के साथ ही उनकी विचारधाराओं में भी जो विभाजन था, जैसे साम्यवाद या समाजवाद में बहुत बड़ा विभाजन था, उसके अलग अलग धड़े बने हुए थे। ऐसे ही गांधीवादी व्यवस्था थी या ऐसे ही उदारवादी व्यवस्था के समर्थक भी लोग थे। अलग अलग विचारधाराओं के लोग ने और उनके अंदर के उप विभाजित लोगों के प्रतिनिधियों के सबके समन्वय से ये संविधान बना। किसी भी एक क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया, चाहे वो समाजवाद की भावना हो, चाहे उदारवाद की भावना हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हमारे संविधान में बाद में समाजवाद को शब्द से 42वें संविधान के द्वारा शामिल भी कर लिया गया प्रस्तावना में,
परंतु हर किसी की भावनाओं का सम्मान किया गया और इसमें संविधान की रचना में अंधानुकरण नहीं, सतर्क अनुकूलन की प्रवृत्ति को अपनाया गया। आज के लिए बस इतना ही। नए विषय के साथ अगला वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।